हमारी गलती बता दी जाए। सरकार की जो 10 गारंटी है, उसमें दूसरी गारंटी थी कि हमें 5 लाख रोजगार देंगे हम 5 सालों में। आप 5 लाख रोजगार की जगह हमें 5 लाख बोतल जहर दे दीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, या ज्वाइनिंग या जहर, सीधी बात है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं देंगे, सरकार बोले यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, थोड़ी बोतल लगेगी, जहर दे के हमें मार देंगे, यहीं पे घर नहीं हम जाने वाले हैं। देखा आपने, बेरोजगार पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, रोते बिलखते हुए पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। लेकिन मैं हंसती मुस्कुराती हुई सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि आप में ऐसा क्या फितूर भरा हुआ है कि आपको इनका दर्द नजर नहीं आ रहा। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज शिमला पूरी तरह से गरमाया हुआ था, और गरमाने की वजह वही थी, बेरोजगारी। अब तो कोड भी इतने हो चुके हैं, जो जॉब कोड्स हैं, कि उनको याद रखना भी मुश्किल है। ये याद उन्हीं लोगों को है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, सरकारी नौकरी लेने के लिए कंपटीशन लड़ा है। अगर नटशल में देखा जाए तो सिर्फ एक कोड बड़ा उभर कर सामने आ रहा है, वो है बेरोजगारी का कोड। इसको डिकोड करती हुई सरकार नहीं दिख रही है। सरकार बनने के बाद से एक तथ्य सहित एक चीज सामने आई कि नौकरियों के आवंटन में धांधली हो रही थी। सरकार ने साबित भी कर दिया, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार ने बाद में कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन के तहत इसको एक स्वच्छ व्यवस्था के तहत लेके आएंगे, जिसमें कोई शक ना रहे कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो भविष्य में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसके बाद बेरोजगारों ने भरोसा किया कि चलिए व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, कम से कम साफ सुथरी व्यवस्था तो सामने आ जाएगी। अब कुछ ही दिनों में 8 महीने सरकार को हो जाएंगे सत्ता में आए हुए। 2 महीने जो सरकार ने मांगे थे, उनका आज तक कोई पता नहीं है। आज जो शिमला में हुआ, जो सवाल उठे शिमला सचिवालय के सामने, जरा आप उन पर एक नजर घुमा लीजिए। तय मानिएगा आपका कलेजा चाक हो जाएगा, क्योंकि ये दर्द ही ऐसा है कि जिसका कोई था नजर नहीं आ रहा। और हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तो हम घर में बच्चों को छोड़ के आए हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं, और आपको पता है फैमिली के साथ निकलना कितना मुश्किल होता है। तो अब जैसे तैसे करके आए हैं, तो उम्मीद पूरी है कि अब हमें इस बार तो हमारी बात सुनी जाए और हमें ज्वाइनिंग दी जाए। जब तक नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। पूरा दिन हमारे लोग ओक ओवर में खड़े रहे, कभी ओक ओवर, कभी सेक्रेटरीट, कभी सेक्रेटरीट, कभी ओक ओवर। शाम तक 8 बजे वो लोग घर आ गए, लेकिन सीएम साहब ने बात तक नहीं करी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन सीएम साहब रिजल्ट निकालने के लिए तैयार बैठे थे, वो कह रहे थे फाइल आपकी पुटअप करने के लिए बोल रहा था, तो फाइल क्यों नहीं पुटअप हुई? उन्होंने बिजनेस टीम को क्यों नहीं पूछा कि आपकी इन बच्चों की फाइल गई हुई है, तो वो कहाँ है फाइल इनकी? तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं सीएम साहब। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अब झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, और हमें रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे पूरे प्रदेश में क्या मैसेज आ रहा? एक झूठ का मैसेज आ रहा कि कांग्रेस सरकार बिल्कुल बेरोजगारों के साथ झूठ फैलाया जा रहा है इस पर। तो सरकार अभी भी हमें पता नहीं क्यों बेवकूफ समझे जा रही है कि हम पढ़े लिखे हैं। हमको बेवकूफ नहीं है, हमने 4 साल मेहनत करके एग्जाम निकाला है। ये 2020 से मैं एग्जाम देता आया हूँ। हमको बड़े बड़े खानदानों से नहीं है, ना हमारे को बिजनेसमैन में, हम पापा फार्मर हैं। 4 एग्जाम निकालने के बाद भी आज भी हमें यहाँ पे दर दर की टोकरी निकालनी पड़ती है, तो इसमें हमारा कसूर थोड़ी ना है। डेट पे डेट दी जा रही है। देखा आपने किस तरह का माहौल है। ये माहौल पूरी तरह से सरकारी बेरुखी के खिलाफ है। अनगिनत सवाल उठ रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक महिला कह रही थी कि हम कैसे निकल कर आते हैं घर से, फैमिली को छोड़कर कैसे आते हैं, और किस तरह से वो हालात का सामना कर रही है सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन शायद इस बहन को ये पता नहीं है कि जिनसे ये सवाल कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे होते हैं, उनके लिए टीए, डीए, सरकारी गाड़ियां, सब कुछ उपलब्ध है। नौकर चाकर जितने होते हैं, उनकी एक फौज रहती है इन लोगों की सेवाओं में। इन लोगों को परिवार छोड़ने के वक्त वो मजबूरी नजर नहीं आती होगी जो आप लोगों को, जो आम बेरोजगार युवा को, जो एक तरह से मुश्किल हालात लगते हैं कि मैं अगर अपना परिवार को छोड़कर शिमला जाऊंगा तो परिवार के लिए क्या क्या चीजें, उसको पहले एक तरह से उनका सेटअप बनाकर जाना होगा। इनके पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है सरकार।
जिस तरह का सेटअप किसी भी सरकार के अंदर, चाहे वो आपकी हो या कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, आपके पास एक तयशुदा पैमाने के तहत सुविधाओं का एक बहुत बड़ा खाका होता है। आम आदमी के पास ऐसा कोई खाका नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे छोड़कर बहनें वहां पे पहुंची हुई थी, पूरा युवा वर्ग वहां पे पहुंचा हुआ था, लेकिन नहीं, इसकी आपको कोई टीस महसूस हो ही नहीं सकती। एक बड़ी अहम बात इसमें निकलकर सामने आ रही है। अगर आप 100 बेरोजगारों से बात करेंगे तो कमोवेश सबके मुंह से एक बात निकलती है कि हम तो मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे। पहला नाम मुख्यमंत्री महोदय का आ रहा है, उसके बाद अफसरशाही का नाम आ रहा है, उसके बाद मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, विधायकों के नाम आ रहे हैं कि हम फलां साहब से मिले लेकिन कुछ हल ना निकला। यहां देखना यह जरूरी रहेगा कि बेरोजगारों का भरोसा किस पर है, वो किसका नाम बारंबार ले रहे हैं। वो नाम ले रहे हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का, वो नाम ले रहे हैं ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स का, और उसके बाद जो वो बात कह रहे हैं वो दिल दहलाने वाली है कि हमारी फाइल पकड़ी जाती है, एक तरफ रख दी जाती है और किसी को कहा जाता है कि देखिए इसमें क्या हो सकता है। देखने के लिए तो नेताशाही भी है, अफसरशाही तो है ही, लेकिन आम लोग सीधे अफसरों की बजाय नेताओं के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि उनको नेता बनाने में आम आदमी का हाथ रहता है, और जहां पे हाथ रहता है वहीं पे हक भी रहता है। आप उनका हक लौटा रहे हैं क्या? ये प्रचलन बहुत पुराना हो चुका है कि अगर कोई फरियादी आकर अपना कोई प्रार्थना पत्र देता है तो इस तरह से पकड़ा दिया जाता है कि देखना इसमें क्या हो सकता है। अगर सब कुछ आपकी अफसरशाही नहीं देखना है तो आप लोग अफसरों को क्या दिखाने के लिए बैठे हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। बेरोजगारों को देखने की बात कहते हैं, बेरोजगारी को देखने की बात कहते हैं, लेकिन नतीजे हैं कहां पे? डिफरेंट कोर्ट्स जो भी है, जॉब कोर्ट्स, उनको लेकर सरकार के सामने सवाल दर सवाल खड़े होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार बैठी हुई नजर आ रही है। बेरोजगार उठ नहीं पा रहा है, वो उस आसमान को छू नहीं पा रहा है जिसके लिए उसने मेहनत की हुई है। यहां पे आपने एक जगह यह भी देखा होगा, जब हमने आपको वीडियोस दिखाए थे, एक युवक लगातार कई इम्तिहान पास कर चुका है और 4 उसके ऐसे एग्जाम हैं जो विजिलेंस के दायरे में फंसे हुए हैं। अब बताइए वो बेरोजगार युवा कहां जाएगा? किसके दरवाजे पर जाकर अपना सर रखेगा या किसकी दहलीज पर अपना माथा पटकेगा? एक तयशुदा जो एक व्यवस्था होती है, उसके जो पहरेदार हैं, उसके जो रक्षक हैं, वो तो सरकार ही है ना। किसी अफसर के नाम से सरकार नहीं चलती। आज भी चीफ सेक्रेटरी की सरकार, आज भी सेक्रेटरी की सरकार नहीं कही जा सकती। आज भी या तो कांग्रेस की सरकार या जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके नाम से जुड़ के कि फलां की सरकार, जयराम सरकार, सुखू सरकार। लेकिन असल में सरकारों का आकार है कहां पर? जवाब बहुत सारे ऐसे हैं जो आप लोग दे नहीं पा रहे हैं। साफ कहा जा रहा है कि जो पेपरों में धांधली हुई थी उसमें एक महिला आरोपी है। अब जब महिला आरोपी एक है तो फिर सजाएं अनेक को क्यों? लोग अगर आपसे कंडीशनल ज्वाइनिंग मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं रहे आप? साफ मना कीजिए, मुगालते में ना रखिए किसी को। अगर आप जॉब दे सकते हैं तो जॉब दीजिए, नहीं दे सकते हैं या आप में नौकरी देने की क्षमता नहीं है तो आप साफ इनकार कीजिए। यहां पर बेरोजगारों की बातचीत में आपने यह भी सुन लिया होगा कि उनका ज्ञान कितना है। उन्होंने यह भी पता लगा लिया है कि फलां फलां मामले में कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई है। फिर 2 पैरामीटर्स क्यों? दीजिए, आप भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दीजिए, क्योंकि ये हक है उनका। वो आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जो भी बेरोजगार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है वो अपने हक के तहत अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। बाकी उसके पास वो कोई ऐसा वैसा रास्ता नहीं अख्तियार कर रहा है जिसकी वजह से कोई ऐसा आरोप या कोई ऐसी छवि बेरोजगारों की बने जिसमें, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये सच है कि फिर आप एक विद्रोह जैसी परिस्थितियां क्यों पैदा कर रहे हैं? क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि विद्रोह जैसे हालात इस प्रदेश में बन जाए? आज से पहले बिहार वगैरह में ऐसे दृश्य सामने नजर आते थे कि जहां पर बेरोजगार चीखते थे, लाठीचार्ज होता था।
बहुत मेहरबानी सरकार की, आपने कम से कम लाठीचार्ज नहीं किया। बेरोजगार तो ठीक वैसे ही चीख रहे हैं जैसे बिहार में चीखते हुए अक्सर जो राष्ट्रीय खबरिया चैनल हैं उनमें नजर आते थे। अब हिमाचल में और उन राज्यों में क्या फर्क रह गया, सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि ये आम बेरोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोग बस सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं पिछले 5 दिनों से। हम कभी गुरुद्वारे में सो रहे हैं, कभी धर्मशालाओं में सो रहे हैं। हमारे पास रहने तक का स्थान नहीं है। हर संडे तक को भी मैम हमने हर एक मिनिस्टर है, जहां तक ब्यूरोक्रेसी की हद होती है, हर एक मिनिस्टर एमएलए तक से हमने बात करी है। सब बस हमें आश्वासन दे देते हैं कि हाँ हम हमारा आपका मैटर देखेंगे, हमारा आपका मैटर देखेंगे। हमें सिर्फ अब आश्वासन नहीं चाहिए मैम, अब हद हो गई है आश्वासन की। अभी आपने ये भी सुना होगा कि जब बेरोजगार शिमला जैसे महंगे शहर में पहुंचते हैं तो वो अपनी रात किस तरह से बिताते हैं। खुद बेरोजगार बता रहे हैं कि कभी मंदिर में सो रहे हैं, कभी गुरुद्वारे में सो रहे हैं। तो देवभूमि के जो मालिक हैं, सियासत के मालिक हैं, क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि क्या ये सच में देवभूमि है? आप कहीं भी इसे मानवीय भूमि तो मैं नहीं कह सकता कि एक मानवीय भूमि इसको कहा जा सकता है, क्योंकि मानवीय सरोकार तो नजर ही नहीं आ रहे। अगर इन बेरोजगारों को कोई सहारा दे रहा है तो आदर योग गुरुद्वारे, हमारे मंदिर, हमारी सराएं इनको सहारा दे रही हैं। मजबूरी में हर कोई रहता है। आपको शिमला में टूरिस्ट नजर आता है, आपको बेरोजगार नजर नहीं आते। क्यों नहीं बताते आज कि आज हमारे दरवाजे पे कितने बेरोजगार आए? ये प्रेस नोट तो सरकारें जारी कर देती हैं कि इस मर्तबा हिमाचल में इतने पर्यटक आए। हैरानी की बात है, पर्यटकों का आंकड़ा है, बेरोजगारों का जो आ रहे हैं आपके पास उनका आंकड़ा नहीं है। अब मैं बात करूंगा भरोसे की। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे हमें हरास किया जा रहा है। व्यवस्था परिवर्तन में जब हमें बोला गया कि अगर 60 दिन लगेंगे आपके रिजल्ट आ जाएंगे, हम जहां इतना हमने वेट किया, 4 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, हमने सोचा 2 महीने क्यों, कोई बात नहीं है, हम वेट कर लेते हैं। 2 महीने पूरे होने के बाद हमें 15 मार्च की डेट दी गई। हमने फिर इंतजार किया। आप मिनिस्ट्री में किसी से पूछ लें कि जब 15 मार्च की डेट दी गई थी तो कोई बच्चा यहाँ नहीं आया, किसी ने कोई अनशन पे नहीं बैठा, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं किया। हम सोच रहे थे कि चलो सरकार कुछ करना चाहती है, टाइम लगता है, हो जाता है, पर मैम इतना टाइम अब हद हो चुकी है मैम। अब खुद युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें जब व्यवस्था परिवर्तन के तहत ये कहा गया था कि हमें 2 महीने का वक्त दीजिए, साफ कहा कि हमने 15 मार्च तक शिमला की तरफ देखा भी नहीं, आना तो बहुत दूर की बात थी। भरोसे का पैरामीटर देखिए, कितना भरोसा था कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है तो हमें 2 महीने इंतजार करना चाहिए। इन लोगों ने वो इंतजार किया, लेकिन बदले में क्या मिला? कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें रही होंगी जहां पे सरकार का फेलियर अब एक उस बच्चे को भी, उस युवा को भी नजर आने शुरू हो गया है कि वो सवाल उठाने की क्षमता रखता है और वो सवाल उठा भी रहा है। अब जवाब देने की क्षमता तो सरकार में चाहिए। या तो आप रोजगार दीजिए या फिर मना कर दीजिए, क्योंकि जो तर्क बच्चे दे रहे हैं उसका जवाब भी अभी तक किसी भी स्तर से सामने नहीं आ पा रहा है। कोई ठहरेगा तो कब तक, कोई इंतजार करेगा तो कब तक। हमने जो बात पहले कही थी आज वो वहां पर युवाओं ने भी कही, साफ कहा कि अगर हमें रोजगार की जरूरत है तो इस जरूरत को सरकार को समझना चाहिए। यह भी कह दिया कि नेताओं के तो बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जॉब की जरूरत रहती ही नहीं है। अब जॉब की जरूरत क्यों नहीं रहती, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और हर कोई समझता है। उसके बाद यह भी कह दिया गया कि अगर पिताजी अपनी पोस्ट से हटेंगे, जो पॉलिटिकल पोस्ट है, तो उनके बच्चे उस पोस्ट पर बैठ जाएंगे, उनका रोजगार शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि राजनेता सियासत को समाज सेवा का नाम देते हैं और आज का युवा ये कहने शुरू हो गया है कि अब सियासत भी रोजगार का जरिया है। खतरे हर तरफ हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार जब जयराम सरकार थी तो जयराम ठाकुर जी ने सदन में यह कह दिया था कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप चुनाव लड़िए, यहां पे आइए। नतीजा बीजेपी ने भुगत लिया, सत्ता से बाहर हो गए।
लोगों ने बता दिया कि उनके वोट की ताकत कितनी है। अब भी तो कमोवेश वही हालात हैं। बेरोजगार आपको शरेआम कह रहे हैं कि आपका रोजगार तो सत्ता से चलता है। अब ये समाज सेवा कहां पे गुम हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। समाज के जरिए आप लोगों की सियासत चलती है। समाज कैसे चले, युवा कैसे चले, रोजगार कैसे चले, बहुत सारे सवाल हैं। इस दर्द को समझना होगा। अगर ये दर्द नहीं समझा तो ये जो जख्म है बेरोजगारी का, इसको नासूर बनते देरी नहीं लगेगी। आप लोगों को समझना होगा सरकार, क्योंकि आप सरकार हैं। पर इतना जरूर याद रखिएगा कि आप सरकार तब हैं जब आम आदमी ने आपको सरकार बनाया है। और ये जो युवा बेरोजगार हैं, ये भी आपको सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा कर चुके हैं। सियासत में रोजगार की बात कही मैंने। यहां पे एक बयान आपने और भी सुना होगा। इस टाइम सर किसी को भी देखो आप यहाँ पे 40+ है, सब 35 अबव ही मिलेंगे आपको। तो सर को भी देखना चाहिए कि हम बच्चे तो है नहीं कि हम वेट कर लें। हमारा भी परिवार है, हमें परिवार को हम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। हमारे बच्चे हैं, हमें बच्चों के कई बार बच्चे कोर्स के लिए बोल रहे हैं, कहाँ से पैसे दें हम। और सबकी ये लेडीज़ को चलो कोई नहीं, हस्बैंड भी कमा लेगा, दिहाड़ी लगा लेगा सर, लेकिन जो जेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे। यहां पर एक महिला कह रही हैं कि जब हम लगभग अधेड़ हो चुके लोग बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं, और इन द मेन टाइम उनके बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं कि अब वो अगले रोजगार की चाहत में सपने देखने शुरू हो चुके हैं। लेकिन जब मां बाप को रोजगार नहीं है तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा। कभी ये चीज महसूस की किसी नेता ने कि जब खुद बेरोजगार कोई बैठा हो और उसके बच्चे उससे रोजगार की मांग कर रहे हो या रोजगार के सपने देख रहे हो, वो किस तरह से ये भरोसा दिलाएगा कि भैया आज नहीं तो कल तुम्हें रोजगार मिल जाएगा। बेरोजगार आदमी कभी क्या कोई ऐसी राय दे सकता है। मनोविज्ञान को समझिए। समाज में जो एक तरह की धारणाएं बन रही हैं उसको भी समझिए। सवाल तमाम नेताओं पर है। अगर कोई राजनीतिक घटना हो जाती है तो बीजेपी भी सीना चौड़ा करके आकर वहां पर आंदोलन करने शुरू हो जाती है। कांग्रेस के हाथ भी कोई मुद्दा लगे तो कांग्रेस भी आंदोलन करने शुरू हो जाती है, बशर्ते वो राजनीतिक मुद्दा हो। लेकिन रोजगार तो सामाजिक मुद्दा है, इसके लिए कोई सामने नहीं आ रहा। सामने तो आना पड़ेगा, क्योंकि समाज से आप हैं, आप लोगों से समाज नहीं है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक कोर्ट के डिसीजन के बाद ये कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई है, इसलिए हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कमीशन ही निकलता था, इतनी मेहनत करके हमने कमीशन क्लियर किया है, तो प्लीज हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दी जाए। आज हमारा बिल्कुल लास्ट डेलीगेशन है, उसके बाद हम जिस ढंग से सरकार मानेगी उस ढंग से मिलाएंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा नहीं तो।